तो अब हम बायोमोलिक्यूल का अगला पार्ट पढ़ते हैं बच्चों, और अगला पार्ट है प्रोटीन्स। ठीक है, इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल के अंदर, और मैं हमेशा की तरह आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, और वो ये है कि जब भी आप ये वीडियो लेक्चर्स देखें आप सिस्टमैटिक नोट्स बनाएं और एनसीईआरटी रेफर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रोटीन्स प्रोटीन्स हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटीन बेसिकली ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से बना है, जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। मतलब इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की, इन पर्टिकुलर बायोमॉलिक्यूल्स की हमारे लिविंग सिस्टम्स के अंदर प्राइम इंपॉर्टेंस होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहले प्रोटीन्स जो है ना, वो बेसिकली उनके सबसे स्मॉलेस्ट जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले प्रोटीन्स को समझने के लिए अमाइनो एसिड समझना जरूरी है, तो हम अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। केमिस्ट्री में तो हम बड़े आराम से समझ आता है कि केमिस्ट्री में अमाइनो का मतलब होता है NH2 ग्रुप होगा, यानी कि प्रोटीन्स जिनसे मिलके बने होंगे वो अमाइनो एसिड से मिलके बने होंगे। तो वो अमाइनो एसिड नाम से ही पता चल रहा है कि अमाइनो ग्रुप होगा। अमाइनो ग्रुप का मतलब NH2 एंड एसिड का मतलब होगा COOH, एंड एसिड का मतलब होगा COOH। तो हम अमाइनो एसिड के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, COOH ग्रुप। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें किसी पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर, सबसे पहले हम थोड़ी थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से बनते हैं उनके स्ट्रक्चर। मान लो कि मेरे पास एक कार्बन है और कार्बन के ऊपर इस तरीके से COOH ग्रुप लगा हुआ है और इस तरीके से NH2 ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो एक ग्रुप अमाइनो और एक ग्रुप एसिड, तो ये अमाइनो एसिड बन गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर दो हाइड्रोजन लगाता हूं तो सबसे एलिमेंट्री अमाइनो एसिड बनता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ठीक है, क्लियर। तो ये सबसे इनिशियल और एलिमेंट्री अमाइनो एसिड बना। ठीक है ना, ये एक NH2 ग्रुप, ये प्राइम फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना, दोनों फंक्शनल ग्रुप में से ये ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा है, तो अल्फा पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम टेक्निकली इस पूरे कंपाउंड को अल्फा अमाइनो एसिड भी बोलेंगे। ठीक है ना, अमाइनो एसिड कैन बी बीटा गामा डेल्टा आल्सो, लेकिन बेसिकली जो प्रोटीन्स बने होते हैं हमारी बॉडी में उनके अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो हमें हमेशा अल्फा अमाइनो एसिड ही ऑब्टेन होते हैं। यानी कि बेसिकली लिविंग सिस्टम में प्राइमरली जो मेनली जो अमाइनो एसिड मिलते हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड्स ही मिलते हैं। ठीक है ना, तो हम अल्फा अमाइनो एसिड्स के बारे में ही बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली अल्फा अमाइनो एसिड में कुछ बनाना है तो अल्फा पोजीशन के ऊपर अगर अमाइनो ग्रुप लगेगा और इसी कार्बन के ऊपर एसिडिक ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ है तो कहीं इसी कार्बन के ऊपर कुछ ग्रुप में बदलाव आएंगे तो नए नए अमाइनो एसिड्स बनेंगे। ठीक है ना, तो आप देखो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल लगा देता हूं तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास है NH2 एंड देन C एंड देन COOH, और ये हाइड्रोजन है, और इस वाले हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो जैसे ही मिथाइल ग्रुप लगाया तो ये जो ग्लाइसिन है उससे एलानाइन बन गया। क्या बन गया? ग्लाइसिन से एलानाइन, एक और अमीनो एसिड बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली इस पर्टिकुलर सब यूनिट को अगर हम लोग किसी दूसरे ग्रुप से डिस्प्लेस करें, इस पर्टिकुलर सब यूनिट में अगर इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड में से अगर इस हाइड्रोजन को किसी दूसरे ग्रुप से डिस्प्लेस करें तो एक नया टाइप का कंपाउंड बनता है या नया टाइप का अमीनो एसिड बनता है जो कि बेसिकली प्रॉपर्टी में डिफर करेगा फ्रॉम दिस अमीनो एसिड। अब अगर इसको देखें तो इसमें कैरल सेंटर नहीं है क्योंकि इस पे दो ग्रुप सेम लगे हुए हैं, और इसको देखें तो इसमें कैरल सेंटर है। इसका मतलब जितने भी ग्रुप यहाँ लगेंगे डिफरेंट वो सारे के सारे ग्रुप जो है वो यहाँ कैरल सेंटर बनाएंगे। तो इसका मतलब सिर्फ ग्लाइसिन के अलावा बाकी सारे जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्यों? तो इसलिए डेफिनेशन में हम बोलते हैं ना कि अमीनो एसिड्स जो है वो ग्लाइसिन के अलावा सारे ऑप्टिकली एक्टिव अल्फा पोजीशन वाले होते हैं। ठीक है ना, अब जो मैं समझा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। जैसे ही मैं इस CH3 को इस CH3 को या इस H को बदलता हूं तो हमारे पास फिर से वही सिचुएशन NH2C एंड देन H एंड देन COOH, और बदला किससे मैंने? बदला अ लिटिल बिट बिगर ग्रुप से, 1 2 3 और 4 इस ग्रुप से बदला। ये जो ग्रुप है ना बेसिकली, इसको चेंज करके लिख देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को इजी हो जाएगा। 1 2 3 और 4 कार्बन। ठीक है ना, जैसे ही हम इस ग्रुप से बदलते हैं तो हमारे पास एक नया टाइप का अमीनो एसिड बना जिसमें कायरल सेंटर है अगेन, और वो जो अमीनो एसिड है वो हमारे पास कौन सा है? ल्यूसीन। ल्यूसीन, ठीक है ना, तो अगर हम ये ग्रुप लगा दें तो ये ल्यूसीन बना। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें हमारे पास NH2 एंड देन C एंड देन हाइड्रोजन वैसा का वैसा,
एंड देन COOH, एंड अगर मेरे पास 4 कार्बन है 1 2 3 एंड 4, तो ये जो ग्रुप है ये फिर से नया ग्रुप लगाया है हमने। अगेन इस ग्रुप को मैं नए ग्रुप के तौर पे लिख रहा हूँ 1 2 3 एंड 4। तो अगर देखेंगे तो ये जो अमीनो एसिड बना है एक और नया, वो हमारे पास ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, पर इसको आइसोल्यूसिन कहा जाएगा, आइसोल्यूसिन कहा जाएगा। तो ये मैंने क्या किया है कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को बताने के लिए डिफरेंट अमीनो एसिड्स लिखे हैं। ये इनिशियल अमीनो एसिड्स हैं जो एनसीईआरटी के टेबल में भी दिए गए हैं, ठीक है ना। बाकी सारे अमीनो एसिड्स हम इस लेक्चर के एंडिंग में एक बार रिवाइज करेंगे सारे के सारे, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया अमीनो एसिड के बारे में बिल्कुल बेसिक बात कि अमीनो ग्रुप है एक एसिडिक ग्रुप है और अल्फा पोजीशन के ऊपर अमीनो एसिड बीटा गामा डेल्टा भी हो सकते हैं 1 2 3 4 C डबल बॉन्ड OOH। अगर यहाँ NH2 जुड़ा है तो अल्फा अमीनो एसिड, लेकिन अगर NH2 यहाँ के बजाय अगर यहाँ जुड़ा होगा तो बीटा अमीनो एसिड होगा, ठीक है ना। लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिविंग सिस्टम के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं वो बेसिकली अल्फा अमीनो एसिड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे हम सारे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में भी, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जब मैं समझाऊंगा उसके ऊपर ध्यान देना। अच्छा, इनके नाम जो है वो कैसे पढ़े हैं वो भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बात करता हूँ ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन का नाम पड़ा है बेसिकली ग्लाइकोज से। ये भी बेसिकली ये सारे के सारे नाम ट्राइबल नेम्स हैं, इनकी कोई नॉमेनक्लेचर एज सच नहीं डेवलप हुई है, जैसे जैसे डेवलप हुए ट्राइबल नेम्स हैं इनके। तो ग्लाइकोज का मतलब होता है स्वीट, इसी तरीके से जैसे टायरोसिन का नाम पड़ा तो वो चीज से ऑब्टेन हुआ था तो उसके बिहाफ पे उसका नाम दिया गया। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनके ट्राइबल नेम है, ठीक है ना। और ये सारे ग्रीक वर्ड्स के अंदर ग्रीक उसके अंदर डेवलप हुए हैं, ठीक है ना, डेवलपमेंटल फेज के अंदर, ठीक है ना। अब देखो अगर हम लोग बात करें अदर देन दिस अमीनो एसिड में कुछ और चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। हम एक काम करें, पहले अमीनो एसिड्स को थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। और क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले अमीनो एसिड जो है एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं मैं कि हमारे पास कार्बन है एंड हाइड्रोजन है एंड देन COOH है एंड देन NH2 है, ठीक है ना। और यहाँ जो ग्रुप लगाया है दिस इज NH2, और यहाँ जो ग्रुप लगाया है हमने वो मान लो कोई ग्रुप लगाया हुआ है, कोई Z ग्रुप लगाया हुआ है। क्योंकि यही पता था थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा। यहाँ मिथाइल लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एलेनाइन बन जाएगा। यहाँ पे आइसोब्यूटाइल लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, डेफिनेटली ल्यूसीन बन जाएगा। और सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दोगे तो आइसोल्यूसीन बन जाएगा। यानी कि यहाँ चेंज करने पे अमाइनो एसिड बदल रहा है, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगाते रहो और अमाइनो एसिड बदलते रहेंगे। लेकिन इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप से किया जाता है। एक है हमारे पास एसिडिक, एक है हमारे पास एसिडिक, एक है हमारे पास बेसिक, और एक है हमारे पास न्यूट्रल। जो एसिडिक अमीनो एसिड होंगे ना उनमें नंबर ऑफ जो COOH ग्रुप होंगे, नंबर ऑफ COOH ग्रुप होंगे वो NH2 ग्रुप से ज्यादा होंगे। मतलब अगर दो COOH, अगर आप एनसीईआरटी की टेबल में भी देखोगे तो वहां लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है ना। टेबल के अंदर ग्रुप्स दिए गए हैं कि कौन से ग्रुप आपने अटैच किए हैं। तो अगर यहाँ जो ग्रुप जुड़ा मान लो उस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी एक COH और है तो इसका मतलब एसिडिक अमीनो एसिड बन जाएगा। अगर यहाँ जो ग्रुप जुड़ा है उस ग्रुप के अंदर NH2 ग्रुप और है तो इसका मतलब नंबर ऑफ NH2 अगर ज्यादा हुए नंबर ऑफ COOH से तो बेसिक हो जाएगा, क्योंकि NH2 इज अ बेस और COOH इज एन एसिड। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ NH2 और नंबर ऑफ COOH बराबर हुए, मतलब जैसे कि ग्लाइसिन एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है क्योंकि ग्लाइसिन के अंदर एक NH2 है और एक COOH है, तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड किया अमीनो एसिड को। तो पहला क्लासिफिकेशन तो आपको समझ आ गया होगा कि अमीनो एसिड को हमने इस बिहाफ पे क्लासिफाई किया। जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अमीनो एसिड जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कैटेगरी के होते हैं वो आपने बायोलॉजी में भी पढ़े हैं, और उसके अंदर आपने देखा होगा कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो बेसिकली आपको डाइट के थ्रू बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, वो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। लेकिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज करती है, ठीक है ना। तो उनके बारे में आपको जो मैंने आपको बताया रिवाइज करवाऊंगा मैं, फाइनल जो टेबल पढ़ाऊंगा उसके अंदर। और इनफैक्ट आपने बायो वाले बच्चों ने तो पढ़ा है, फिर भी मैं आपको एक बार जरूर बताऊंगा उसके बारे में। अब देखो होता क्या है कि मैं थोड़ा इन अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कशन कर लेता हूँ। छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, तो उनको देखो कैसे करेंगे। हमारे पास है NH2, ठीक है,
NH2 and then C and then H and then COOH and then यहाँ पे जो Z ग्रुप लगा हुआ है एनी ग्रुप, तो मैंने बोला कि यही ग्रुप में बदलाव करेंगे हम, जो भी करेंगे Z ग्रुप में ही बदलाव करेंगे। अब देखो, मान लो कि कोई अमाइनो एसिड है और आपने अमाइनो एसिड को एसिडिक पीएच में डाला है, ठीक है ना। तो एक काम करें, पहले एसिडिक पीएच और बेसिक पीएच से पहले एक चीज और समझ लेते हैं, वो आपकी कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से बिल्डअप करेगी। क्या कि मान लो कि अगर मैं बोलूं कि यहां से ये H पॉजिटिव रिलीज कर दे, ठीक है, तो मुझे बताओ कि H पॉजिटिव अगर अमाइनो एसिड का रिलीज होगा तो डेफिनेटली अटैक करने की जो कंडीशन है वो कहां अटैक कर पाएगा, एसिड में से H पॉजिटिव रिलीज होता है तो वो बेस के ऊपर अटैक करता है और ये एक लुईस बेस की तरह काम करेगा ये लोन पेयर। तो ये जो H पॉजिटिव है वो बेसिकली क्या करेगा, यहां से इस वाले ग्रुप के ऊपर अगर अटैक कर जाए तो कुछ हालात कैसे डेवलप होंगे, हालात कुछ ऐसे डेवलप होंगे कि बेसिकली ये जो ग्रुप है ये बन जाएगा NH3 और डेफिनेटली H पॉजिटिव ने अटैक किया तो अपना पॉजिटिव चार्ज यहां देगा, पॉजिटिव, थोड़ा थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग के कांसेप्ट है छोटे छोटे, और फिर हमारे पास क्या है कार्बन एंड देन फिर हाइड्रोजन, और ये Z जो है इसमें तो कोई बदलाव नहीं आया हमारे पास, Z इज बेसिकली बिल्कुल वैसा का वैसा ही, ठीक है ना, उसके अंदर कोई फर्दर बदलाव नहीं कर रहे हैं हम लोग, Z इज द सेम, ठीक है ना। वो कोई भी ग्रुप जो हम नया ग्रुप लगाएंगे और यहाँ क्या होगा गौर से देखो, COO नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। बुक्स में इस ग्रुप को ऐसे भी लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O एंड देन OH लाइक दिस, ऐसे भी लिखा जाता है, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकलेगा तो सेम ही तो है, लाइक लिखने का तरीका वो हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। अब देखो मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर ग्लाइसिन, अगर यहाँ हाइड्रोजन होगा तो ग्लाइसिन होगा, ठीक है ना, या यहाँ का ग्रुप चेंज होगा, तो इस पर्टिकुलर टाइप के अल्फा अमाइनो एसिड में जैसे ही H पॉजिटिव ने इस NH2 के ऊपर अटैक किया तो एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट साइमल्टेनियसली एक ही मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली एक ही मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहे हैं और न्यूट्रलाइज भी नहीं हो पा रहे हैं। न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहे इसका मतलब इनमें आयोनिक कैरेक्टर डेवलप होता है। कौन सा कैरेक्टर डेवलप होता है, आयोनिक कैरेक्टर, यानी कि बेसिकली क्रिस्टलाइन आयोनिक सॉलिड माने जाते हैं, आयोनिक और क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयोनिक एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड माने जाते हैं, ठीक है ना, यूजुअली कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें इसके अलावा ये जो आयन बना है इस आयन को ज्विटर आयन कहा जाता है, इस आयन को क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन। तो बेसिकली इस ज्विटर आयन के फॉर्मेशन के बिहाफ पे ही इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज के इन्फ्लुएंस में इनके के मॉलिक्यूलर मासेस के बिहाफ पे इनका सेपरेशन किया जाता है, जिसको आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का कांसेप्ट भी कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इस्तेमाल होता है वो कांसेप्ट, तो वो भी आपको आना चाहिए, वो बायोलॉजी में पढ़ते हो आप लोग, यहाँ पे केमिस्ट्री की बायोमोलिक्यूल में नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन आपको आना चाहिए कि बेसिकली इन चार्जेस के बिहाफ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करके और इनके मॉलिक्यूलर मासेस के बिहाफ पे सेपरेशन किया जाता है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के दौरान। तो ये आपको समझ आ गया। तो अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और उनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, तो ये भी आपको आना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें इसके अलावा हमने जो बात करनी है वो ये है कि जितने भी अमाइनो एसिड है ना, जितने भी अमाइनो एसिड है वो भी D और L कॉन्फ़िगरेशन में, डेक्स्ट्रोलिवो नहीं, डेक्स्ट्रोलिवो तो डेफिनेटली कायरल सेंटर से बन सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था ग्लिसरैल्डिहाइड से सिमिलैरिटी, तो जितने भी अमाइनो एसिड है ना वो D और L कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एनसीईआरटी के अंदर भी देखेंगे तो वहां पे L अमाइनो एसिड लिखे हुए हैं। L अमाइनो एसिड बेसिकली हमारी बॉडी में नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड जितने भी होते हैं वो L कैटेगरी में आते हैं, D वाले जो अमाइनो एसिड है वो नेचुरली अकरिंग नहीं आते। तो ध्यान रखना है आपने, एक छोटा सा पॉइंट है पर कहीं पूछ लिया एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, तो आपको याद है मैंने क्या करवाया था D और L का कांसेप्ट, कि अगर मेरे पास अमाइनो एसिड का जो ग्रुप है, दिस इज हमारे पास अमाइनो ग्रुप है और दिस इज हमारे पास एसिडिक ग्रुप है, तो अगर इन दोनों ग्रुप में थोड़ा एक बार रिकॉल करेंगे आप लोग, अगर इन दोनों ग्रुप में मैं इस तरीके से लिखूं अमाइनो एसिड को कि ये ग्रुप NH2 लेफ्ट साइड में है एंड देन C एंड देन मैं COOH ऊपर लिख दूं और यहाँ पे H इधर लिख दूं और यहाँ पे Z वाला ग्रुप लिख दूं, Z वाला ग्रुप का मतलब द काइंड ऑफ ग्रुप वी आर चेंजिंग, तो ये जो NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड में आएगा ना ये L कैटेगरी का अमाइनो एसिड होगा, समझ आ रहा है। तो ये डिफरेंट ग्रुप लगाने के बाद यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनेगा ये L अमाइनो एसिड होगा, और अगर ये दोनों सेम साइड के फॉर्मेट में आएंगे तो ये हमारे पास D अमाइनो एसिड, राइट हैंड साइड में अगर आएगा तो ये D अमाइनो एसिड है। एक बार ग्लिसरैल्डिहाइड वाली कांसेप्ट देखें आप, जाके आपको सारा समझ आ जाएगा।
और प्लस इसकी फर्दर डिटेल नहीं है, तो हम बेसिकली एनसीईआरटी से थोड़ा एक लेवल आप जाके देख रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो फिर से समझ लो, अगर हम लोग बात करें जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट में डी और एल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, उसी तरीके से अमीनो एसिड में भी ग्लिसरल्डिहाइड से सिमिलैरिटी को देखते हुए डी और एल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, उनको दो टाइप से डिवाइड करते हैं। जो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी होते हैं वो बेसिकली कैरल सेंटर के बिहाफ पे दिए जाते हैं, लेकिन डी और एल कॉन्फ़िगरेशन ग्लिसरल्डिहाइड से सिमिलैरिटी के बिहाफ पे दिए जाते हैं। वो ओरल मॉलिक्यूल के लिए कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो NH2 लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये बेसिकली एल अमीनो एसिड है, वहां पे मैंने डी और एल आपको समझाया है। तो राइट हैंड साइड में अगर होगा तो हमारे पास डी अमीनो एसिड की फॉर्मेट में आएगा, याद रहेगा। और मैंने बोला नेचुरली अग्रिंग अमीनो एसिड हमारे पास एल फॉर्मेट में होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। राइट गाइस, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया वाला पोर्शन, ये आपको एसेंशियली आने चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अमीनो एसिड से प्रोटीन्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो, अगर हम अमीनो एसिड से प्रोटीन्स की तरफ मूव करें तो हालात क्या डेवलप होंगे। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटाता हूँ। अगर हम अमीनो एसिड से प्रोटीन्स की तरफ मूव करते हैं तो हालात कैसे डेवलप होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। देखो, मान लो कि मेरे पास एक अमीनो एसिड है लाइक दिस H, ठीक है, और हमारे पास है N एंड देन H एंड देन H, ठीक है, और साथ में है C डबल बॉन्ड O एंड देन H, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O एंड देन OH। कौन सा अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन। फिर से देखो, ये NH2 ग्रुप है, मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है, और ये COOH ग्रुप है, लेफ्ट साइड में लिखा है। और मान लो कि मेरे पास जो दूसरा अमीनो एसिड है वो कौन सा है, अगर आप देखोगे तो वो है सिमिलरली H एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड देन ऑक्सीजन HO एंड देन C एंड देन ये H और नीचे CH3 लिखा हुआ है मैंने, लाइक दिस। और इस तरफ जो है वो हमारे पास NH2 है। क्या आप समझ पा रहे हैं, फिर से समझो क्या डिफरेंस है इन दोनों अमीनो एसिड में। कोई डिफरेंस नहीं है, गौर से देखो, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है। अभी तो कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा, दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं H लगाता हूँ तो ये बन गया ग्लाइसिन, और यहाँ पे मैं CH3 लगाता हूँ तो क्या बन गया बताओ, डेफिनेटली एलानाइन। ग्लाइसिन एंड एलानाइन, तो इनके लिए इनके कोड्स लिखे जाते हैं G और A। तो जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो ये H और OH का रिमूवल होगा, और जब ये H और OH का रिमूवल होगा तो हालात कैसे डेवलप होंगे, डेफिनेटली हालात ऐसे डेवलप होंगे कि हम इसको लिख सकते हैं HO and then C double bond O and then C and then H and then HCH2 and then H and then C double bond O and then C and then H and then CH3 and then NH2। राइट, समझ पा रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से। तो गौर से देखो, जो नया बॉन्ड बना वो इस कार्बन इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो नया बॉन्ड बना वो इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बना, इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बना, और ये वाटर का मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया तो ये नया बॉन्ड है, और इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। पेप्टाइड और अमाइड, याद आ रहा है कहीं पे बनाया हमने ये बॉन्ड। यस, ये बॉन्ड हमने बनाया है। कहां पे बनाया है, ये बॉन्ड हमने बनाया है जब हम नायलॉन 6,6 बना रहे थे, नायलॉन 6,10 बना रहे थे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो सिंथेटिकली अकरिंग सब्सटेंसेस है और ये नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है। ये भी पॉलीमर है, वो भी पॉलीमर है, ठीक है ना। नायलॉन्स आर मैन मेड पॉलीमर्स, दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स, और दोनों में अमाइड लिंकेज होता है, तो ये आपस में कंबाइन होंगे। तो अगर देखोगे तो इनके जो नाम बनेंगे वो हमारे पास किस तरीके से बनेंगे कि इसको GLY लिखेंगे, एनसीईआरटी में GLY और ALA इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये तो एक डाइपेप्टाइड बना बच्चों। अब सोचो कि डाई के बजाय अगर तीन यूनिट मिल जाए अमीनो एसिड के, तो ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, इसी तरीके से पेंटा, हेक्सा, है ना, और पॉलीपेप्टाइड बन सकते हैं। तो जो पॉलीपेप्टाइड बनेंगे ना, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स में कोई फाइन लाइन नहीं है। तो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि ग्रेटर देन 100 यूनिट्स हो या फिर ग्रेटर देन 10,000 यूनिफाइड मास हो तो हम उसको प्रोटीन की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन जैसे एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आप लोगों को, क्या कि बेसिकली
अगर हम इंसुलिन को माने, इंसुलिन को माने, ठीक है ना, तो इंसुलिन जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 51 अमाइनो एसिड है। कितने अमाइनो एसिड है? 51, लेकिन फिर भी ये प्रोटीन है। आप बोलोगे वो क्यों सर? क्योंकि पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन के अंदर, मैंने बोला कोई फाइन लाइन नहीं है। समटाइम्स ये इस क्राइटेरिया के ऊपर पॉलीपेप्टाइड्स को प्रोटीन माना जाता है कि भाई ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा कोई पॉलीपेप्टाइड तो प्रोटीन मान लिया, लेकिन समटाइम जैसे कि इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड होते हुए भी, 100 से लेस यूनिट होते हुए भी वो एक प्रोटीन है, बिकॉज उसका कन्फर्मेशन है प्रॉपर, उसका कन्फर्मेशन भी मैटर करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलीपेप्टाइड और अमाइनो एसिड जो है बेसिकली, अमाइनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड बने और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बने, तो ये है तो सारे के सारे सिमिलर ही, लेकिन बेसिकली जो प्रोटीन है उसको मानने के लिए यूजुअल क्राइटेरियाज ये हैं प्लस कन्फर्मेशन। बस कोई खास बात नहीं है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। फिर उसके बाद ये हो गया हमारे पास अमाइनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन, उनके बारे में जनरल बातें, उनसे पॉलीपेप्टाइड से किस तरीके से वो बनेंगे, किस तरीके से प्रोटीन्स बन सकते हैं, ठीक है ना, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली, ये क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, अब देखो जो प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली, मेनली जो प्रोटीन्स हैं वो दो टाइप से क्लासिफाई किए जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स मेनली दो टाइप से क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं समझाता हूं आपको, एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है ना, और एक होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है ना। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं? वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सोल्यूबल होते हैं। यूजुअल है, यूजुअल ट्रेंड है ये, ठीक है ना, वाटर वाटर सोल्यूबल, ठीक है। फाइबरस प्रोटीन्स जो है वो फाइबर की तरह लीनियर चेन में स्टैकिंग होती है, और इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास कौन से हैं? एक तो केराटिन, ठीक है, और मायोसिन। केराटिन किस में होते हैं? हेयर के अंदर, वूल के अंदर, ठीक है ना, और नेल्स के अंदर, ठीक है ना। और मायोसिन किस में होते हैं? मसल्स के अंदर। ये आपको पता भी होगा बायो वाले बच्चों को, तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में है मेंशन, फिर भी आपको पता होना चाहिए। और वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स में अगर हम लोग बात करें, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में हम बात करें तो जितनी भी टाइप के एंजाइम्स हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है ना, जैसे कि इंसुलिन की ही बात कर लें, इंसुलिन की ही बात कर लें, ठीक है ना। तो ये सारे जो क्राइटेरिया है आपको पता होने चाहिए ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन के बारे में, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है ना, उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, किसी प्रोटीन की फंक्शनैलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसका स्ट्रक्चर। और बेसिकली जो प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर्स को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, और होते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो मेन जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अच्छे से देखो। कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड, ठीक है ना। ये सिंपल जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पेप्टाइड्स बाय बेसिकली पेप्टाइड लिंकेज, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड बाय पेप्टाइड लिंकेज। तो हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास अमाइनो एसिड के बीच में सिंपल लिंकेज बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, और आगे और पीछे इस तरीके से अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर की कैटेगरी में फॉल करेगा। लीनियर सीक्वेंस माना जाता है इसको, ठीक है ना, सिंपल। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड जो है और अमाइनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन जो है वो बेसिकली अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है और बीटा प्लेटेड भी हो सकता है, बीटा प्लेटेड भी हो सकता है। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड दोनों के स्ट्रक्चर हम इसको एंड करते ही
डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है ना, तो आपको समझ आएगा। लेकिन इनमें एक चीज ध्यान रखनी है, और वो ये है कि इन दोनों में एक और इंटरेक्शन आ जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ 2 डिग्री जो स्ट्रक्चर है उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी जिम्मेदार होता है। अलोंग विद दिस बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज तो होता ही होता है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है, लेकिन अलोंग विद पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि उसको स्टेबल करेगा, और चाहे वो हेलिक्स की फॉर्म में हो चाहे वो शीट की फॉर्म में हो, ठीक है ना। तीसरा, अगर हम लोग बात करें टर्शरी स्ट्रक्चर, तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर होगा बच्चों, वो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर जो इंटरेक्शन होंगे, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, वो ये तो होंगे ही, पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, क्योंकि इसी की फर्दर फोल्डिंग और इंटरेक्शन से टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा, लीनियर जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं की फर्दर इंटरेक्शन से, तो पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है ना। उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी इनकॉर्पोरेट होती है, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, और अलोंग विद दैट हमारे पास कौन से होंगे, वाटर बॉल्स इंटरेक्शन भी होंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड लिंकेज, सल्फर सल्फर लिंकेज भी इनकॉर्पोरेट होंगे। ये टर्शरी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए 4 अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन फोर्सेस जिम्मेदार होंगे। एनसीईआरटी के पैराग्राफ में है, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। हो सकता है बियोलॉजी में थोड़ा डिफरेंट हो लिटिल बिट, लेकिन जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो उसी के बिहाफ पे पढ़ाया जा रहा है जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज बेसिकली क्या है कि 3D स्ट्रक्चर के फर्दर इंटरेक्शंस से मल्टीपल जो सब यूनिट्स है वो मिलेंगे, तो ये चारों स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और किसी भी प्रोटीन की एक्टिविटी के लिए उसके 3D स्ट्रक्चर बहुत मैटर करते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है जो मैं समझाता हूं, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, देखो, हर एक प्रोटीन जो होगा ना, या एंजाइम जो होगा, एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, एंजाइम में आपको पढ़ा चुका हूं इसलिए यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आप लोगों को कि एंजाइम हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है डिटेल में। तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जैसे समझाता हूं, हमने बेसिकली एक रिएक्शन लिखी थी, अगर आपको याद हो, कि बेसिकली C12H22O11 का हाइड्रोलाइसिस करवाया एसिडिक कंडीशन में, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बना, C6H12O6 प्लस C6H12O6। और आपको पता है ये जो प्रोसीजर है ये बेसिकली यीस्ट एंजाइम की मौजूदगी में भी करवाया जा सकता है। फर्मेंटेशन अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो ये प्रोसीजर यीस्ट एंजाइम की प्रेजेंस में भी करवाया जा सकता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एंजाइम डाल दिए जाए, तो बेसिकली क्या होगा कि अगर ये प्रोसेस विदाउट एंजाइम करवाया जाए, तो आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब था रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए या रिएक्शन को होने के लिए कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाए कि उसकी जो एक्चुअल एनर्जी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। तो चलो, रिएक्शन होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट, अगर एंजाइम ना हो तो एक्टिवेशन एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 6.5 के आसपास आती है, किलोजूल पर मोल। 6.5 किलोजूल पर मोल के आसपास आती है, ठीक है ना। कई किसी बुक में इसको 6.2 दिया और किसी बुक में इसको 6.5 दिया, तो 6.2 6.5 ध्यान रखना, ठीक है ना। और अगर विद एंजाइम करवाया जाए एक्टिवेशन एनर्जी, तो एंजाइम इज ए कैटलिस्ट, एंजाइम इज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है। तो एनसीईआरटी में ये वैल्यू दी गई है। और अलोंग विद दैट ये भी बताया गया है कि विदाउट कैटलिस्ट अगर करवाओगे रिएक्शन तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी, और विद एंजाइम विद कैटलिस्ट अगर करवाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी 2.15 किलोजूल पर मोल। अब आप एक मिनट के लिए सोचें कि बेसिकली एंजाइम की मौजूदगी में बेसिकली कितनी कम एनर्जी देनी पड़ रही है। एक मिनट के लिए सोचें कि एंजाइम की मौजूदगी में एनर्जी बहुत कम देनी पड़ रही है। इसका मतलब एंजाइम लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया है तो एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, याद रहेगा। अब एंजाइम की यूनिक एक्टिविटी के लिए उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एंजाइम की यूनिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है एंजाइम का, वो टेम्परेचर एंड पीएच सेंसिटिव होता है। तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, डीनेचुरेशन
डीनेचुरेशन प्रोटीन ये होता है कि proteins or enzyme has unique three-dimensional structures which are responsible for their biological activity and they are temperature and pH sensitive. तो अगर कोई फिजिकल चेंज करेंगे, फिजिकल चेंज का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, तो उनके जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो जिस तरीके से उनके बॉन्ड्स जो हैं, अगर आप स्ट्रक्चर की हम बात भी करेंगे एंडिंग में, तो जब जिस तरीके से एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो शीट्स या दो हेलिक्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन होते हैं, आप टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर देते ही क्या होगा, टेम्परेचर देते ही उनके बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो हम स्ट्रेट अवे कहेंगे कि बेसिकली उसका जो यूनिक स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो गया, यानी कि इट विल लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसके जो फोल्ड्स हैं वो अनफोल्ड हो जाएंगे, उसकी जो कॉइलिंग है वो अनकॉइल हो जाएगी, तो इस वजह से वो अपनी यूनिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है। टेम्परेचर चेंज करना इज ए फिजिकल चेंज, और सिमिलर टाइप का चेंज होता है पीएच चेंज करना। अब देखो, अगर पीएच चेंज करने की बात करें तो टेम्परेचर चेंज करने से डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो होता है अनफोल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर, अनकॉइलिंग ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर चेंज, पहला पॉइंट टेम्परेचर चेंज से होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, आप नोट्स बना सकते हैं जो मैंने बोला उसकी बिहाफ पे, और दूसरा होता है पीएच। अब देखो, अगर मैं किसी प्रोटीन को, प्रोटीन होते हैं अमाइनो एसिड, तो अगर मैं अमाइनो एसिड है तो मान लो कि मेरे पास NH2 है, और मान लो कि मेरे पास CH2 है, और मान लो कि मेरे पास COOH है। ग्लाइसिन है, अगर मैंने ग्लाइसिन को एसिडिक पीएच में रखा तो एसिडिक पीएच में ये H पॉजिटिव जाके इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, और H पॉजिटिव जाके जब इसके ऊपर अटैक कर जाएगा तो मुझे बताओ कि NH2 बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, एंड देन CH2 एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, यानी कि एसिडिक कंडीशन नॉर्मली तो न्यूट्रल था, लेकिन एसिडिक कंडीशन में इसके ऊपर चार्ज आ गया, और अगर बेसिक कंडीशन हुई OH नेगेटिव, तो वो OH नेगेटिव क्या करेगा, वो OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को ले लेगा और वाटर बना लेगा, और बेसिक कंडीशन में हमारे पास हमारा इसका क्या हाल होगा, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन O नेगेटिव। समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो एसिडिक कंडीशन में H पॉजिटिव की कंडीशन में बना पॉजिटिव चार्ज्ड, और बेसिक कंडीशन में बना नेगेटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली न्यूट्रल अमाइनो एसिड ने अपने कैरेक्टरिस्टिक लूज किए और चार्ज्ड अमाइनो एसिड बन गया, यानी कि बेसिकली पीएच बदलाव से, ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, टेम्परेचर बदलाव से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और पीएच बदलाव से इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन बदलते हैं, जिससे कि वो अपनी यूनिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देते हैं, और इसी को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। अगर आप एनसीईआरटी की ये जो टेबल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, फ्लैश की हुई, हमने स्क्रीन के ऊपर एक टेबल फ्लैश की है अभी, अगर आप उसको देखेंगे तो मैंने क्या किया था, गौर से देखो, टेबल नंबर 14.2 है बेसिकली, और इस टेबल के अंदर अगर आप गौर से देखोगे तो जो आर ग्रुप लगाया हुआ है वो एल्काइल ग्रुप है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और वो जो एल्काइल ग्रुप है वो बेसिकली टेबल के सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है हाइड्रोजन CH3 CH CH2 का होल ट्वाइस, और अलग अलग ग्लाइसिन के लिए हाइड्रोजन है, एलानाइन के लिए CH3 है, वेलिन के लिए CH3 होल ट्वाइस CH है, इस तरीके से ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, है ना। तो अलग अलग अमाइनो एसिड्स के लिए सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है ना। उसमें अगर आप देखोगे ना तो जो एस्ट्रिक लगाया हुआ है वो है हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और जिन पे एस्ट्रिक नहीं लगा हुआ है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है हमारे पास। तो इसमें आइसोल्यूसिन को देखोगे, मैंने ये करवा दी है आइसोल्यूसिन तक। अब आर्जिनिन में देखो आप, तो आप देखोगे कि आर्जिनिन एक बेसिक अमाइनो एसिड है, क्योंकि इसमें दो NH2 ग्रुप है, एक NH2 और एक NH ग्रुप है। इसी तरीके से लाइसिन देखोगे तो वो भी हमारे पास एक बेसिक अमाइनो एसिड है, बिकॉज इसमें भी NH2 ग्रुप है एक एक्स्ट्रा। ग्लूटामिक में देखोगे तो एसिडिक अमाइनो ग्रुप, एसिडिक अमाइनो एसिड है, बिकॉज ग्लूटामिक जो 8 नंबर है, नंबर 8 वाला एग्जांपल, उसमें एक एसिडिक ग्रुप है। एस्पार्टिक अमाइनो एसिड को देखोगे तो वो भी एसिडिक अमाइनो एसिड है। ग्लूटामिक है, एस्परजिन है, थ्रियोनिन है, सेरीन है, सिस्टीन है, मिथियोनिन है। इन सबके स्ट्रक्चर्स जो है वो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को तो याद होते हैं, लेकिन नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। तो टायरोसिन है अगर देखा जाए तो। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ट्रिप्टोफैन इज इंपॉर्टेंट बेसिकली, क्योंकि पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर देखो, हमारे पास साइक्लिक रिंग्स है, नाइट्रोजनस रिंग है, एक रिंग बेंजीन रिंग की तरह है, और दूसरी रिंग जो है वो नाइट्रोजनस रिंग है, जिसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है ना। इसी तरीके से हिस्टिडीन के अंदर भी एक रिंग बन रही है, नाइट्रोजनस रिंग है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरीके से प्रोलीन है, उसमें एक साइकिल बन रहा है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। बेसिकली रिंग के अंदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जरूर है,
लेकिन एरोमेटिसिटी नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायग्राम है बेसिकली अल्फा हेलिक्स का। तो अल्फा हेलिक्स के डायग्राम पे आ जाएं तो आप देखें अल्फा हेलिक्स में क्या है कि एक राइट हैंडेड स्क्रू का सिचुएशन बनाया हुआ है। अगर आप इस स्क्रू वाले और हेलिकल स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हेलिक्स के डार्क वाले पार्ट में C डबल बॉन्ड O दिख रहा है आपको सबसे ऊपर, और हेलिक्स के लाइट वाले पार्ट के अंदर नीचे की तरफ C डबल बॉन्ड O नीचे की तरफ झुक रहे हैं। अब आप गौर से देखना कि ऊपर वाला जो C डबल बॉन्ड O है सबसे ऊपर वाला, उस C डबल बॉन्ड O का एक डॉट 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 से बॉन्ड बना हुआ है नीचे वाले NH के साथ। इसका मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और वो जो बॉन्ड बनाएगा बेसिकली वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इसी तरीके से एक हेलिक और दूसरे हेलिक के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, वो बड़े आसानी से यहाँ डिपिक्ट हो रही है, आप देख पा रहे हैं बड़े अच्छे से, ठीक है ना। इसी तरीके से बीटा प्लेटेड शीट को अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो डिफरेंट 3 कॉलम दिए गए हैं डायग्राम में, और 3 कॉलम का मतलब बेसिकली बीच में डॉट 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 से बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो अगर आप गौर से देखोगे तो जैसे हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 हेलिक्स बन रहे थे, वैसे ही बीटा प्लेटेड शीट में हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 1 प्लेट एंड 2nd प्लेट बन रहे हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक सीक्वेंस है अमीनो एसिड का और उसके साथ दूसरा सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, और वो दोनों सीक्वेंस, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ के एक शीट की तरह 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। आई होप आप ये देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से पढ़ना है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है। और अगर आप फर्दर 3D स्ट्रक्चर देखें जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है तो उसको भी, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा कि बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द सिंपल लीनियर बेसिकली स्ट्रक्चर है, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हेलिक्स या शीट बनती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में फर्दर फोल्डिंग्स होती हैं और वंडरवल फोर्सेस भी आते हैं अलोंग विद हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके अलावा हमारे पास डाइसल्फाइड लिंकेज भी आते हैं। और क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। याद रहेगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और रिवाइज करें।